अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम के ऊपर फर्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और नर्वस सिस्टम किस तरह से काम कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी का कंट्रोल सेंटर होता है। नर्वस सिस्टम का मेन फंक्शन होता है हमारी बॉडी के दरमियान में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करना। कोऑर्डिनेशन बॉडी के जितने भी डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान में कोऑर्डिनेशन को क्रिएट करना। ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूरल कंट्रोल, जो कि नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। दूसरा होता है हार्मोनल कंट्रोल, जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों सिस्टम मिलके ह्यूमन बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को मेंटेन करते हैं। हमारी बॉडी के दरमियान में, हमारी बॉडी के अंदर जितना कोई भी काम कर रहा, बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर रहा, उसमें यह नहीं होता कि सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे अगर अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इस टाइम मेरे लेक्चर को अटेंड करें, आप ये लेक्चर देख रहे हैं, तो आपके बहुत सारे बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो इस लेक्चर को देखने में इन्वॉल्व है। सबसे पहले आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके साथ अपने कानों से आप सुन रहे हैं। अगर आपने मोबाइल हाथ में पकड़ा है या लैपटॉप वगैरह जो भी पकड़ा हुआ है, उसमें आपके जो बॉडी के हाथ हैं वो भी इन्वॉल्व हैं। उसके साथ साथ आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, क्योंकि आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तब भी वो आप क्या करें, अपने हाथ से बना रहे हैं। तो आपकी बॉडी के बहुत सारे पार्ट्स जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, सिर्फ एक लेक्चर को समझने के लिए। अब कोई भी काम करें, चाहे आप खाना खाएं, चाहे आप सोएं, कोई भी काम करें, उसमें सिर्फ आपका एक बॉडी का पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि बहुत सारे आपकी बॉडी के पार्ट इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। अगर आप लेक्चर ले रहे हैं तो किस तरह से आपकी बॉडी की आइज़, एयर, हाथ, जो आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, ये किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन के लिए दो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। एक है नर्वस सिस्टम, दूसरा कौन सा है, वो है आपका एंडोक्राइन सिस्टम, जो कि आपके हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। अब ये नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है, किस तरह से बॉडी के पार्ट्स को कोऑर्डिनेट करवाता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट को सेंड करता है। ये जो नर्वस सिस्टम है ये क्या करता है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके आपके ब्रेन तक पहुंचाता है। फिर आपका जो ब्रेन होता है वो मास्टर होता है। वो क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद वो कमांड सेंड करेगा आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को कि ये काम करना है और ये काम किस तरह से करना है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। बताता है कि किस तरह से करना है और क्या करना है, ये आपका ब्रेन बता रहा होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो मैसेज होता है डिफरेंट बॉडी के पार्ट से वो ब्रेन तक जाता है। ब्रेन जो है उसको एनालाइज करेगा, चैनलाइज करेगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन दोबारा से कमांड जो है वो आपकी बॉडी को सेंड करेगा कि अब आपने ये काम करना है या ये काम नहीं करना। और फिर वो जो मैसेज आपकी ब्रेन से बॉडी तक जाते हैं वही कंट्रोल कर रहे होते हैं आपके थॉट्स को, सोचने को, मेमोरी को, लर्निंग प्रोसेस को, फीलिंग्स को, बॉडी मूवमेंट को, आपके स्लीप साइकिल को, हार्ट बीट को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डाइजेशन को। अब डाइजेशन को देखिए, आपका ये क्या होता है, आपने खाना खाना है। कुछ एक्शन जो होते हैं वॉलेंट्री होते हैं, जिस तरह से अगर बाइट है, कोई निवाला है, वो आपने मुंह के अंदर डाला है, तो वो आपका वॉलेंट्री एक्शन है कि आप चाहें तो मुंह के अंदर डाल लें, चाहे तो ना डालें। लेकिन जैसे ही वो आपके जो अंदर चला जाता है, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर हो जाता है, तो तब क्या हो जाता है, वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। तो आपका ये जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन दोनों को क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है। ब्रीथिंग पैटर्न्स, सांस लेने का जो प्रोसेस होता है उसको भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो गई हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होगी उसमें किस तरह से एक्ट करना है, वो भी आपके नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। अगर कुत्ता पीछे लग जाए तो आप वैसे क्या होता है, नॉर्मल चल रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही एकदम से कुत्ता पीछे लग जाए, कुत्ते को देख लें, तो क्या होता है, फ़ौरन से जो बॉडी होती है वो फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। उसी वक्त क्या होता है, बॉडी का जो रिएक्शन होता है वो चेंज हो जाता है और वहाँ से फ़ौरन से भागना होता है। ये कौन बता रहा होता है, नर्वस सिस्टम बता रहा होता है। जितने भी बॉडी के प्रोसेस होते हैं, प्यूबर्टी हो, एजिंग हो, उसके अलावा सेंसेस, जो आपने क्या चीज़ देखी है, आपने क्या सुना है, कौन सी चीज़ आपने टेस्ट की है, किस तरह से पता चलता है कि ये चीज़ जो है वो नमकीन है, ये कड़वी है, ये खट्टी है या ये मीठी है, किस तरह से पता चला होता है, ये सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा होता है, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। टच,
टच जो है वो गुड टच है, बैड टच है, आपने किसी ठंडी चीज़ को छुआ है या गर्म चीज़ को हाथ लग गया है, किस तरह से चीज़ें पता चल रही थी ये सब। उसके अलावा आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, गुस्सा आया है, बात अच्छी लगी है या बात अच्छी नहीं लगी, ये सब किसके अंडर कंट्रोल होता है, ये सब किसके होता है, ये नर्वस सिस्टम ही इस सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी दूसरे सिस्टम हैं वो अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए फुली डिपेंडेंट होते हैं नर्वस सिस्टम के ऊपर। जैसे मैंने आपको खाने की एग्जांपल दी, डाइजेशन की एग्जांपल दी, वॉलंटरी एक्शन हो या इनवॉलंटरी एक्शन हो, वो सारे के सारे किसके अंडर कंट्रोल होते हैं, वो होते हैं नर्वस सिस्टम के। एक दफ़ा आपने खा लिया तो वो वॉलंटरी एक्शन है, खाना या ना खाना। आप चाहें तो मुंह के अंदर डालें चीज़ को, जो चाहें या ना डालें, वो वॉलंटरी एक्शन है, वो भी नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। और एक दफ़ा जब आपकी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर चीज़ एंटर हो गई है तो उससे आगे उसका क्या क्या प्रोसेस होगा, वो किस तरह से स्टमक के अंदर जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाएगी, क्या क्या प्रोसेस होगा, वो सारा भी वो इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो नर्वस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल जर्म लेयर से होता है, एक्सेप्ट माइक्रोग्लाइल सेल। नर्वस सिस्टम के अंदर एक सेल्स होते हैं जिन्हें माइक्रोग्लाइल सेल कहा जाता है, इनका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्मल नहीं होता बल्कि वो क्या होता है, मेसोडर्मल होता है। ये जब हम लोग आगे माइक्रोग्लाइल सेल्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्मल जर्म लेयर्स से क्यों होता है। नर्वस सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है। थोड़ा सा रिकॉल करें 9th क्लास को, हम लोगों ने वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का। हम लोगों ने ये देखा था कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर किस तरह से जो अरेंजमेंट होती है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से होता है। देखें वहाँ पर हम लोगों ने बात की थी सेल, जो जितनी भी बॉडी होती है यूकैरियोटिक सेल्स की वो सेल से मिलकर बनी होती है। सेल्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी सिस्टम का, किसी भी लिविंग बॉडी का। अब ये जो सेल्स रहते हैं, ये सेल्स मिलकर आपस में मिलकर क्या करते हैं, ये टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। और जितने भी टिश्यूज़ के अंदर सेल्स होते हैं वो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करने वाले जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो फॉर्मेशन करते हैं किसकी, ऑर्गन्स की। और फिर एक जैसे ऑर्गन जिनका फंक्शन एक होता है वो क्या करते हैं, वो मिलकर बनाते हैं एक ऑर्गन सिस्टम को। नर्वस सिस्टम क्या है, वो है एक ऑर्गन सिस्टम। अब ये नर्वस सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है तो इसके अंदर सेल्स भी होंगे, इसके अंदर टिश्यूज़ भी होंगे, इसके अंदर ऑर्गन्स भी होंगे, और फिर वही ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाएंगे, पूरे के पूरे फॉर्मेशन करेंगे किसकी, नर्वस सिस्टम की। तो हम लोगों ने नर्वस सिस्टम के अंदर सबसे पहले सेल्स को डिस्कस करना है। जब सेल्स को डिस्कस किया जाएगा तो वो कहलाएंगे नर्व सेल्स। इसी तरह नर्व सेल्स क्या करते हैं, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करने वाले नर्व सेल्स आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे न्यूरल टिश्यूज़ की या फिर नर्वस टिश्यूज़ की। फिर नर्वस टिश्यू जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने वाले जो न्यूरल टिश्यू होंगे वो क्या करेंगे, वो फॉर्मेशन करेंगे नर्वस ऑर्गन्स के, या जिन्हें न्यूरल ऑर्गन्स भी कहा जाता है। फिर ये न्यूरल ऑर्गन्स जो हैं वो मिलकर बनाएंगे पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम को। तो देखते हैं कि नर्व सेल्स कौन कौन से होते हैं। ह्यूमंस के अंदर नर्वस सिस्टम में दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी सेल्स, दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स ये क्या होते हैं, ये मेन प्लेयर होते हैं, इन्हीं का मेन फंक्शन होता है। प्राइमरी सेल्स को एक्साइटेबल सेल्स भी कहा जाता है। इन्हें एक्साइटेबल सेल इसलिए कहा जाता है कि ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को। नर्व इम्पल्स क्या होती है, इसको वैसे हम लोग डिटेल में अपकमिंग हमारे लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे कि नर्व इम्पल्स क्या होती है, किस तरह से जनरेट होते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ। नर्व इम्पल्स क्या होते हैं, जो मैसेज ये प्राइमरी सेल्स लेकर आते हैं, अगर तो वो अपने ही सेल के अंदर ट्रांसमिट हो, यानी कि ट्रांसफ़र हो, अपने ही खुद के सेल के अंदर ही ट्रांसफ़र हो, तो उसे कहा जाता है कंडक्ट। और अगर वो इंफॉर्मेशन एक प्राइमरी सेल से दूसरे प्राइमरी सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो रही होती है तो उसको कहा जाता है ट्रांसमिट होना। नर्व इम्पल्स एक्चुअल में एक इन्फॉर्मेशन है जो बॉडी से इंफॉर्मेशन, बॉडी के पार्ट से ब्रेन तक जाती है इन्फॉर्मेशन, वो भी नर्व इम्पल्स के थ्रू जाती है, और फिर ब्रेन से आगे पूरी बॉडी के अंदर दोबारा जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, जो ब्रेन कमांड भेज रहा होता है, वो भी नर्व इम्पल्स के ज़रिए ही जा रही होती है। तो ये होता है, कहलाता है कंडक्ट एंड ट्रांसमिट ऑफ नर्व इम्पल्सेस। ये किस तरह से होते हैं, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अब ये कौन कर रहा होता है, ये प्राइमरी सेल्स कर रहे होते हैं, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है एक्साइटेबल सेल्स। जबकि सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहलाते हैं नॉन एक्साइटेबल सेल्स। इन्हें नॉन एक्साइटेबल सेल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो कंडक्ट करते हैं ना ही ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्सेस को। इनका नर्व, ये जो सेकेंडरी सेल्स होते हैं, इनका नर्व इम्पल्सेस से कोई भी ताल्लुक नहीं होता, यानी कि ये नर्व इम्पल्स को जनरेट करने में, कंडक्ट करने में, ट्रांसमिट करने में, इंफॉर्मेशन को एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ये क्या करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो नर्वस सिस्टम के अंदर सेल्स होते हैं, ये उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं या फिर प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। नर्वस सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स होंगे उन्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर जो नर्वस प्राइमरी सेल्स होते हैं ये उन्हें सपोर्ट करते हैं या उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। ये सेकेंडरी सेल्स का सिर्फ यही काम होता है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है नॉन एक्साइटेबल सेल्स। प्राइमरी सेल्स की अगर अगर हम लोग उसकी बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें आ जाते हैं न्यूरॉन्स, और यही मेन प्लेयर होते हैं नर्व इम्पल्सेस को जनरेट करवाने में। जबकि सेकेंडरी सेल्स की बात करें तो इसकी एग्जांपल्स होती है हमारे पास न्यूरोग्लिया सेल्स, और न्यूरोग्लिया सेल्स जो होते हैं वो 50% जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरोग्लिया सेल्स ही बनाते हैं। और ये जो सेल्स होते हैं, ये नर्व सेल्स एक जैसे फंक्शन करने वाले नर्व सेल्स क्या करते हैं, ये मिलकर फॉर्मेशन करते हैं न्यूरल टिश्यूज़ की। और न्यूरल टिश्यूज़ एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, फिर वो जो पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले टिश्यूज़ होते हैं वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, वो फॉर्मेशन करते हैं न्यूरल ऑर्गन्स की। और नर्वस सिस्टम के अंदर तीन तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, तीन तरह के ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ब्रेन, जो कि मेन प्लेयर होता है, मास्टर होता है, उसके साथ साथ आ जाता है स्पाइनल कॉर्ड, और थर्ड वन होता है नर्व्स। ये तीनों ऑर्गन्स होते हैं जो कि एक नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और यही तीन ऑर्गन्स मिलकर फॉर्मेशन करते हैं ऑर्गन सिस्टम की, यानी कि नर्वस सिस्टम की। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम भी आगे से दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, यानी कि नर्वस सिस्टम की डिवीजन की गई है इनटू CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इनका नाम ही इनकी लोकेशन को बता रहा है। ये क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं सेंटर के अंदर। देखें यहाँ पर, अब ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर दो चीज़ें आती, एक तो ब्रेन आता है और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन यहाँ पर देखेंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, ये पिंक कलर की बिल्कुल आपको दरमियान में नज़र आ रही है। इनकी जो लोकेशन होती है बिल्कुल सेंटर में होती है, दरमियान में होती है, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और इन्हें CNS भी कहा जाता है। इसके अंदर दो ऑर्गन्स आते हैं, वो हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। जबकि PNS जो है, PNS के अंदर आ जाती हैं नर्व्स। और ये जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई ये नर्व्स हैं, ये आती हैं किसके अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर, पेरिफ्री यानी कि साइटों पर फैली हुई हैं, ये पूरी की पूरी फैली होती है। और यही जो नर्व्स होती हैं ये बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले कर रही होती हैं। ये क्या कर रही होती हैं, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ये पूरी बॉडी के अंदर फैली होती हैं। यही बॉडी के हर पार्ट से जो इंफॉर्मेशन है वो लेकर आ रही होती हैं ब्रेन तक, और फिर ब्रेन से जो इंफॉर्मेशन होती है, जो कमांड होती है, वो लेकर जा रही होती है पूरी बॉडी की तरफ। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो चीज़ें आ जाती हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्गन आता है, वो होता है नर्व्स। जो PNS है इसकी भी आगे से डिवीजन की गई है इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक। वो जब हम लोग PNS को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ा रही हूँ। अब हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले नर्व सेल्स को। सबसे पहले डिस्कस करते हैं न्यूरोग्लिया सेल्स। याद रखिएगा, ग्लायल सेल्स हो, ग्लिया सेल्स हो या न्यूरोग्लिया वर्ड हो, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स होते हैं वो एक ही टाइप के सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेल्स के ही ये तीनों नाम होते हैं। उन्हें ग्लायल सेल्स भी कहा जाता है, ग्लिया सेल्स भी कहा जाता है, न्यूरोग्लिया भी कहा जाता है। इनका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नर्वस सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे वो सेल्स हों, टिश्यूज़ हों या ऑर्गन्स हो। ये क्या कर रहे होते हैं, ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लिया सेल्स होते हैं, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनके अगर साइज़ की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू न्यूरॉन्स ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, न्यूरॉन्स के मुकाबले में ये बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ के होते हैं। ये क्या करते हैं, सपोर्टिंग रोल प्ले कर रहे होते हैं, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट होता है उसको मेंटेन करते हैं।
ये इम्प्रूव करते हैं न्यूरल सिग्नल कंडक्शन को। उसके अलावा जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, पैथोजन वगैरह होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ये ग्लायल सेल्स। ये इसके साथ साथ ये क्या कर रहे होते हैं, न्यूरॉन्स जो हैं, हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया, न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेन प्लेयर होते हैं। वो क्या करते हैं, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं। ये जो ग्लायल सेल्स होते हैं, न्यूरोग्लियर सेल्स होते हैं, ये सेकेंडरी सेल्स होते हैं। ये नर्व इम्पल्सेस को जनरेट तो नहीं करते, लेकिन ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ये इम्प्रूव करते हैं। किस तरह से करते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हम लोग बात करें कितने टाइप के सेल्स होते हैं, तो देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ग्लायल सेल्स। 6 तरह के सेल्स होते हैं। उनमें से जो 4 होते हैं वो सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो बाकी 2 होते हैं वो पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले सेल्स होते हैं माइक्रोग्लायल सेल्स, उसके बाद आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फिर आते हैं एस्ट्रोसाइट्स, फिर आते हैं एपेंडाइमल सेल्स और फिर सैटेलाइट सेल्स एंड श्वान सेल्स। इसमें से जो पहले 4 हैं, यानी कि पहले 4 माइक्रोग्लायल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, एस्ट्रोसाइट, एपेंडाइमल सेल्स, ये क्या होते हैं, ये पार्ट होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि 2 बाकी हैं, नीचे वाले 2 सैटेलाइट सेल्स एंड श्वान सेल, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एस्ट्रोसाइट्स को। एस्ट्रोसाइट, अगर यहाँ पे इस लफ्ज़ को तोड़ा जाए, देखिए एस्ट्रो का मतलब होता है स्टार और साइट रिप्रेजेंट करता है सेल को। एस्ट्रोसाइट वो ग्लायल सेल्स होते हैं, अगर इन्हें माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाए तो ये स्टार शेप अपीयरेंस देते हैं। देखिए यहाँ पर आपको डायग्राम के अंदर स्टार शेप अपीयरेंस नज़र आ रही है। ये बिल्कुल इनकी जो शेप होती है वो इस तरह से होती हैं। ये सेल्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाए जाते हैं। ये सेल्स न्यूरॉन को सपोर्ट और प्रोटेक्ट करते हैं और इनके फंक्शंस को मॉड्यूलेट करने में बहुत ज़्यादा प्राइमरी रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर एस्ट्रोसाइट के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो एस्ट्रोसाइट के स्ट्रक्चर में 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है सेल बॉडी, जिसे सोमा भी कहा जाता है। यही वो स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरे जो मेजर ऑर्गेनेलीज होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। उसके बाद दूसरा मेन कंपोनेंट होता है वो होता है उसकी एक्सटेंशन एस्ट्रोसाइट की, जिन्हें प्रोसेस भी कहा जाता है। ये जो एक्सटेंशंस होती हैं ये एक्चुअल में सेल बॉडी से अराइज हो रही होती हैं। ये लॉन्ग और ब्रांचेज होती हैं। जो एस्ट्रोसाइट का स्ट्रक्चर होता है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग और ब्रांचिंग वाला होता है, और ये जो ब्रांचेज होते हैं, ये जो एक्सटेंशन होती है, ये एक्चुअल में सेल बॉडी से अराइज हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो सेल यहाँ पर ये जो ब्रांचेज होती हैं ये न्यूरॉन के एक्सॉन्स और डेंड्राइट जैसी नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ क्या होती हैं, ये सेल एक्सटेंशन होती हैं। और ये जो सेल एक्सटेंशन होती है ये दूसरे न्यूरॉन, ब्लड वेसल्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो दूसरे कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उनके साथ कनेक्शन में होती हैं, उनके साथ लिंक में होती हैं। उसके अलावा साइनेप्सिस के साथ कॉन्टैक्ट में भी होती है। एस्ट्रोसाइट का ये जो ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है ये उन्हें न्यूरॉन्स और ब्लड वेसल्स के साथ इंट्रैक्शन में हेल्प करता है। उनके बहुत से स्पोर्टिव और रेगुलेटरी फंक्शंस के लिए एसेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं। और जो एस्ट्रोसाइट का लास्ट कंपोनेंट होता है वो होता है एंड फीट। ये एक्सटेंशन की टिप पर पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स के साथ अटैच होकर ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। एस्ट्रोसाइट फॉर्मेशन करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर की। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, एक्चुअल में ब्लड ब्रेन बैरियर एक प्रोटेक्टिव फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं जो कि एस्ट्रोसाइट वो तमाम कैपिलरीज जो कि ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं, एस्ट्रोसाइट्स क्या करते हैं, उन्हें कवर कर लेते हैं, उन्हें सराउंड कर लेते हैं। इस तरह से क्या करते हैं, ये उनके सराउंडिंग में एक बैरियर बना लेते हैं, यानी कि कैपिलरीज के दरमियान में और ब्रेन के दरमियान में एस्ट्रोसाइट जो हैं वो एक बैरियर के तौर पर खड़े हुए होते हैं, एक बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब इसका पर्पस क्या होता है, एक्चुअल में जो भी चीज़ें कैपिलरीज के अंदर प्रेजेंट होती हैं यानी कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो हर तरह का मटेरियल जो होता है वो इजीली पास नहीं हो पाता, इस बैरियर की वजह से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाता। और ये क्या करते हैं, ये एस्ट्रोसाइट ये ब्लड ब्रेन बैरियर की सूरत में एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं ब्रेन को। देखिए जो ब्रेन के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स होते हैं, वो अनडिवाइडिंग सेल्स होते हैं, यानी कि जब वो एक दफ़ा मेच्योर हो चुके होते हैं उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपनी ये जो डिवीजन कैपेसिटी होती है उसको लॉस कर देते हैं, वो खो देते हैं कि वो डिवाइड कर सके। इसी वजह से क्या होता है कि उसको एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा रही होती है ताकि हर तरह का जो भी इन्फेक्शन है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल है जो ब्रेन के अंदर
प्रेजेंट है वो ईजीली जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है वो इजीली ब्रेन तक ना पहुंच सके, क्योंकि ब्रेन के थ्रू इन्फेक्शन स्प्रेड होना इट्स नॉट अ बिग डील। अगर हर तरह की चीज़ जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक पहुंचेंगी तो वो क्या कर देगी, वहाँ पर जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। और अगर एक दफ़ा न्यूरॉन सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो वो दोबारा डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इस वजह से जो ब्रेन इंजरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हील हो पाती हैं, उन्हें रिकवर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो एस्ट्रोसाइट होते हैं ये एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शनल बैरियर के तौर पर काम कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ये काम कर रहे होते हैं एज अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ये सिर्फ क्या करते हैं, जो सिलेक्टिव चीज़ें होती हैं उन्हें ब्रेन तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने देते हैं, बाकी जितना भी मटेरियल होता है उसको रोक लेते हैं। अब यही वजह है कि जो ब्रेन की हीलिंग के लिए यानी कि जो ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं वो इजीली ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाते, और वो इजीली क्या होते हैं, वहाँ तक सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नहीं पहुँच पाते। और ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के लिए एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग पॉइंट होता है, एक इस तरह की मेडिसिन को, इस तरह के ड्रग्स को डिज़ाइन करना जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करें और क्रॉस करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँच के वहाँ पर अपना इफ़ेक्ट शो करें, यानी कि वहाँ पर जो भी इंजरी है, जो भी इस तरह के जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उन्हें रिकवर कर सके। ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ होती है वो इस तरह के डिज़ाइन कर रही होती हैं, ड्रग्स डिज़ाइन कर रही होती है जिनको डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है, यानी कि उनको ब्लड के थ्रू ब्रेन तक नहीं पहुंचाया जाता, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ब्लड ब्रेन किसी भी ड्रग्स के लिए ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके अपने टारगेट तक पहुंचना। एस्ट्रोसाइट्स के अगर फंक्शंस को डिस्कस किया जाए कि कौन कौन से मेजर फंक्शंस प्ले कर रहे होते हैं, तो इनका सबसे मेजर रोल होता है वो होता है न्यूरॉन्स को स्ट्रक्चर, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। उसके अलावा न्यूरोट्रांसमीटर रेगुलेशन में भी ये मेजर रोल प्ले कर रहे होते हैं। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से न्यूरोट्रांसमीटर को रिमूव करना और उन्हें रिसाइकिल करना भी इनका एक मेन फंक्शन होता है। उसके अलावा आयन बैलेंस रखना, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट में आयंस के जो बैलेंस होता है उसको मेंटेन करना भी इनका एक काम होता है। उसके अलावा इंजरी रिस्पॉन्स, ब्रेन इंजरी के बाद स्कार टिश्यू फॉर्मेशन में भी ये मदद करते हैं। उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर जो केमिकल्स की कंसंट्रेशन होती है उसको भी मेंटेन करते हैं। ब्लड ब्रेन बैरियर की फॉर्मेशन और उसकी मेंटेनेंस में भी एस्ट्रोसाइट का एक मेजर रोल होता है। नेक्स्ट सेल्स हैं एपेंडेल्मल सेल्स। एपेंडेल्मल सेल्स ये कॉलमिनर यानी कि रेक्टेंगुलर शेप के होते हैं, जिनकी एक साइड पर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है। ये ब्रश बॉर्डर क्या करता है, ये इन सेल्स के सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, और दूसरे एंड पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं। ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं, एक्चुअल में ये जो सेल होते हैं ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के वेंट्रिकल्स और सेंट्रल कैनाल को लाइन करते हैं। उसके अलावा इनका सबसे ज़्यादा मेजर जो रोल होता है वो होता है सीएसएफ की फॉर्मेशन में। सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ये उसकी फॉर्मेशन और उसकी रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से सेल्स, एपेंडेल्मल सेल्स। एपेंडेल्मल सेल्स ही क्या करते हैं, सीएसएफ की फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा ये सेल्स जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, नर्वस सिस्टम के नॉर्मल फंक्शन के लिए एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सीएसएफ के फ्लो को और बैलेंस को ये मेंटेन करते हैं, फॉर्मेशन भी करते हैं, फ्लो और बैलेंस को भी ये मेंटेन करते हैं। सीएसएफ के और क्या फंक्शन होते हैं, सीएसएफ क्यों ज़रूरी है, ये क्यों सेल्स बना रहे होते हैं, एक्चुअल में सीएसएफ ब्रेन को न्यूट्रन प्रोवाइड करता है। जितना भी सेलुलर वेस्ट होता है ब्रेन के अंदर वो सारे के सारा क्या होता है, वो रिमूव जो होता है वो सीएसएफ की वजह से होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एस्ट्रोसाइट जो हैं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को बनाते हैं, और जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं वो हाईली रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। हाईली रिस्ट्रिक्टिव होने की वजह से ये जो सेल होते हैं एपेंडेर्मल सेल, ये क्या करती हैं, ये स्टेबल एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट को क्रिएट करती हैं, ताकि जो उसका बाहर का इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहे, वो एक्स्ट्रा सेलुलर जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एपेंडेर्मल सेल्स। इनके एंड पर ये जो सीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये सीलिया क्या करते हैं, ये सीएसएफ की सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं। ये में जो सीएसएफ की सर्कुलेशन होती है उसको रेगुलेट करने में, उसकी मूवमेंट को रेगुलेट करने में, उसके फ्लो को
कंट्रोल करते हैं, ये जो सीलिया होते हैं। नेक्स्ट सेल्स है माइक्रोग्लायल सेल्स। माइक्रोग्लायल सेल जैसे इनका नाम ही बता रहा है, ये दूसरे ग्लायल सेल से साइज में छोटे होते हैं। माइक्रो मीन छोटे होना, ये छोटे भी होते हैं और उसके साथ साथ ये मोटाइल भी होते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं। इसी वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डिफरेंट एरियाज में मूव इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इनकी मोटाइल नेचर होती है। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके पास एक मेन सेल बॉडी होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और दूसरी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, और उसी मेन सेल बॉडी से डिफरेंट लॉन्ग और ब्रांचिंग एक्सटेंशन अराइज हो रही होती है, जो इनको सराउंडिंग इन्वायरमेंट में मॉनिटर करने में हेल्प करते हैं। रिसर्च से हमें ये पता चला है कि ये सेल्स WBC से बनते हैं, जो मैक्रोफॉज कहलाते हैं। बाद में ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं, इसीलिए इन्हें सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेजिडेंट मैक्रोफॉज कहा जाता है। देखिए, हमने स्टार्टिंग में एक बात की थी कि जितने भी नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स होते हैं, उनका सबका ओरिजिन कहाँ से हो रहा होता है? उनका ओरिजिन होता है एक्टोडर्म जर्म लेयर से। लेकिन सिर्फ माइक्रोग्लायल सेल्स ऐसे होते हैं जिनका जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है, यानी कि वो मेसोडर्मल ओरिजिन होता है इनका। तो याद रखिएगा, मेसोडर्म जर्म लेयर से क्यों इनका ओरिजिन होता है। हमने ये कहा कि ये जो स्टार्टिंग में और मतलब बनते हैं, इनका जो ओरिजिन होता है वो एज अ मैक्रोफाज होता है, जो कि WBCs का एक हिस्सा होता है, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स का एक हिस्सा होता है। जितने भी ब्लड सेल्स हैं, चाहे वो वाइट ब्लड सेल्स हों, प्लेटलेट्स हों, RBCs हों, और जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं, उन सब का जो ओरिजिन होता है वो मेसोडर्म जर्म लेयर से होता है। तो ये भी माइक्रोग्लायल सेल्स जो हैं, ये भी मेसोडर्म से ही अराइज होते हैं। बाकी जितने भी नर्वस सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं, उनका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्म से होता है। सिर्फ माइक्रोग्लायल सेल्स, क्योंकि ये WBC का एक हिस्सा होता है, यानी कि ब्लड सेल्स का एक हिस्सा होता है, इसलिए इनका जो ओरिजिन होता है वो एज अ मेसोडर्मल जर्म लेयर से होता है। अब चूंकि ये मैक्रोफाज हैं, तो इनका फंक्शन भी क्या होता है? बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे कि मैक्रोफाज जो होते हैं वो पूरी बॉडी के अंदर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो ही कंपोनेंट्स आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैक्रोफॉज होते हैं, इसलिए ये ब्रेन और उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एज अ मैक्रोफॉज वर्क करते हैं। सबसे पहले इनका जो फंक्शन होता है वो होता है फैगोसाइटोसिस। और फैगोसाइटोसिस क्या होते हैं? देखिए, माइक्रोग्लायल सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के डैमेज न्यूरॉन्स, सेलुलर डेब्रिस और जितने भी पैथोजेंस होते हैं, उनको इंगल्फ और डाइजेस्ट करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो ये जब डाइजेस्ट डिस्ट्रॉयड डेड और डैमेज सेल्स को जो इंगल्फ करने का प्रोसेस होता है वो कहलाता है फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट है इम्यून सर्विलेंस। ये एज अ इम्यून सर्विलेंस के तौर पर भी काम कर रहे होते हैं। ये सेल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के इंटरनल इन्वायरमेंट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं और हार्मफुल एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस की प्रेजेंस में इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करते हैं। इम्यून सर्विलेंस का मतलब ही ये होता है, सर्विलेंस का मतलब ये होता है कि घूमते फिरते रहना और वहाँ पर मॉनिटर करते रहना, चेक करते रहना कि किसी टाइप के कोई प्रॉब्लम तो नहीं है उस पार्ट के अंदर। और जब भी इन्हें जैसे ही इन्हें कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो ये क्या करते हैं? उसके अगेंस्ट में इम्यून रिस्पॉन्स को इनिशिएट करवा देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। इंजरी या इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में माइक्रोग्लायल सेल्स प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन से रिलीज करते हैं, जो इम्यून रिस्पॉन्स को एम्पलीफाई करते हैं, और इस तरह से ये क्या करते हैं? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक टाइप की ग्लायल सेल्स है, जो माइलिन शीट की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। याद रखिएगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट की फॉर्मेशन करते हैं। माइलिन शीट क्या होती है? माइलिन शीट एक लिपिड की लेयर होती है जो एक्सॉन्स को कवर कर लेती है, जिससे जो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को स्पीड अप करती हैं। अब अगर हम लोग इसको थोड़े से वर्ड को समझे, ओलिगोडेंड्रोसाइट। ओलिगो, देखिए यहाँ पर है, ओलिगोडेंड्रोसाइट का मतलब होता है सेल्स ऑफ फ्यू ब्रांचेस। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, यानी कि 2 से लेकर 10 तक। डेंड्रो मीन ब्रांचेस और साइट मीन सेल्स। ये वो सेल्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस होती हैं, लेकिन ब्रांचेस एज़ कम्पेयर टू एस्ट्रोसाइट कम होती हैं। इनके अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इनके स्ट्रक्चर में एक मेन सेल बॉडी होती है, जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्म और जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है, और सेल बॉडी से कुछ ब्रांचेस यानी कि एक्सटेंशंस निकली होती है। ये एक्सटेंशंस क्या करती हैं?
मेन सेल बॉडी से निकलने वाली एक्सटेंशन एक्सॉन्स को कवर कर लेती हैं और माइलिन शीट की फॉर्मेशन करती हैं। ये एक से ज़्यादा एक्सॉन्स को माइलिनेटेड कर सकती हैं, यानी कि एक ओलिगोडेंड्रोसाइट्स अपनी प्रोसेस के ज़रिए मल्टीपल एक्सॉन्स को सेगमेंट्स को माइलिन शीट प्रोवाइड कर सकता है। इसके अलावा ये एक्सॉन्स को स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ओवरऑल इंटीग्रिटी को मेंटेन करते हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक एसेंशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन की स्पीड और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट सेल्स हैं सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स होते हैं। हमने बात की थी कि 6 सेल्स होते हैं टोटल ग्लायल सेल्स, जिसमें से जो 4 होते हैं, जो पहले हम लोग 4 पढ़ चुके हैं, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं, जबकि जो बाकी 2 हैं उनमें से एक सैटेलाइट सेल्स होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ग्लायल सेल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट न्यूरॉन सेल्स को कवर कर लेते हैं। ये सेल्स पीएनएस में प्रेजेंट न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और फंक्शन सपोर्ट के लिए एसेंशियल होते हैं। अगर इनके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये सेल्स छोटे होते हैं और फ्लैटेंड होते हैं। ये सेल्स क्या करते हैं, न्यूरॉन्स के सेल बॉडी के साथ क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं और उन्हें इनकैप्सुलेट कर लेते हैं। अब अगर इनके फंक्शंस की बात करें तो इनका सबसे पहला फंक्शन होता है सपोर्ट प्रोवाइड करना। ये क्या करते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रन सप्लाई, ये सेल्स न्यूरॉन्स को एसेंशियल न्यूट्रन सप्लाई करने और वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करने में भी हेल्प करते हैं। आयन बैलेंस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आयंस के बैलेंस को मेंटेन करते हैं, जो न्यूरॉन्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होते हैं सैटेलाइट सेल्स। रिपेयर, सैटेलाइट सेल्स एक प्रोटेक्टिव बैरियर बनाते हैं जो न्यूरॉन सेल्स बॉडी को फिजिकल डैमेज और हार्मफुल सब्सटेंस से प्रोटेक्ट करते हैं। ये सेल्स न्यूरॉन्स के डैमेज होने पर रिपेयर प्रोसेस को हेल्प करते हैं। ये सेल्स, अगर हम लोग ये कहें कि ये सेल्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वही फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो एस्ट्रोसाइट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं, एक्सेप्ट इस्टेब्लिशिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। एस्ट्रोसाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टैब्लिश करते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एस्ट्रोसाइट। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं इनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो स्टैब्लिश कर सके। बाकी सारे फंक्शन वही वैसे ही परफॉर्म कर रहे होते हैं जैसे कि एस्ट्रोसाइट करते हैं, लेकिन ये इनके अंदर एबिलिटी नहीं होती सैटेलाइट सेल्स की कि ये क्या कर सके, ब्लड ब्रेन बैरियर को स्टैब्लिश कर सके। नेक्स्ट सेल्स है श्वान सेल्स। ये भी पीएनएस के सेल्स होते हैं जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं। श्वान, यहाँ पर ये जो श्वान वर्ड है, ये श्वान एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस सेल्स को डिस्कवर किया था। ये वही वाले जूलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। एक जूलॉजिस्ट था जिन्होंने सेल थ्योरी, स्टार्टिंग में सेल थ्योरी दी थी कि तमाम जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल से बने होते हैं। बाद में उन्हीं श्वान जूलॉजिस्ट जो थे उन्होंने ये जो सेल्स थे पीएनएस के अंदर, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसको डिस्कवर किया था, तो उनके नाम से इन्हें सेल्स का नाम मिल गया, श्वान सेल्स। अब ये श्वान सेल्स क्या करते हैं, ये श्वान सेल्स जो होते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, और ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं उन न्यूरॉन्स के जो एक्सोन्स होते हैं उन्हें इंसुलेट करते हैं। किससे करते हैं, माइलिन शीट के साथ करते हैं। वही माइलिन जो होती है वो लिपिड की लेयर होती है, और वो ये जो लिपिड की लेयर होती है, माइलिन होती है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रोवाइड करते हैं। और करते कौन है, वो करते हैं श्वान सेल्स करते हैं। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस ये है श्वान सेल्स के अंदर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स के अंदर। सबसे पहला डिफरेंस ये है कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं, जबकि श्वान सेल्स जो होते हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। दोनों का काम एक ही है कि माइलिनेट करना, यानी कि माइलिन शीट प्रोवाइड करना, एक्सॉन्स को कवर करना, न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं उन्हें माइलिन शीट से कवर करना, लेकिन इनकी क्या है, लोकेशन डिफरेंट है। श्वान सेल जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो किसका हिस्सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। और इनका दूसरा डिफरेंस ये है कि जो श्वान सेल्स होते हैं वो सिर्फ एक एक्सॉन के एक ही सेगमेंट को माइलिनेट करते हैं, जबकि जो ओलिगोडेंड्रोसाइट होते हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट मल्टीपल एक्सॉन्स के सेगमेंट को माइलिनेट कर सकते हैं। श्वान एक वक्त में सिर्फ
एक ही एक्सॉन के एक ही सेगमेंट को माइलिनेट करते हैं, उन्हें माइलिन शीट प्रोवाइड करते हैं। जबकि अगर हम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की बात करें तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर प्रेजेंट मल्टीपल एक्सॉन्स के मल्टीपल सेगमेंट्स को क्या करते हैं, वो माइलिनेट कर सकते हैं। तो इनके दरमियान में दो डिफरेंस है। मेन दोनों का काम ही यही है कि श्वान सेल और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का वो ये है कि माइलिनेट करना, यानी कि माइलिन शीट प्रोवाइड करना, एक्सॉन्स को कवर करना। जबकि इनकी लोकेशन डिफरेंट है। और उसके अलावा थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि श्वान सेल जो है सिर्फ एक वक्त में एक ही सेगमेंट को कर सकते हैं, जबकि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स जो हैं वो मल्टीपल एक्सॉन सेगमेंट्स को क्या कर सकते हैं, वो रैप कर सकते हैं।